नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पॉलिटी के एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम होगा संविधान की विशेषताएं। इससे पहले मैंने आपको भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान का निर्माण, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, मतलब हमारे भारतीय संविधान की क्वालिटी क्या क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पृष्ठभूमि और संविधान निर्माण वाले चैप्टर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मैंने अन्य चीज़ों को भी उसमें पढ़ाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट खोल लीजिए, उसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इस विशेषता वाले चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना है। हम भारतीय संविधान की विशेषताएं क्यों पढ़ेंगे भाई। हम जब भी पूरा पॉलिटी खत्म करेंगे तो हमें तो सब कुछ पता चल जाएगा, तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है। तो देखिए, जरूरत इसलिए क्योंकि हम भारतीय संविधान को पढ़ने जा रहे हैं, और भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले अगर हम इसकी विशेषता को जान लेंगे तो हमें इसे पढ़ाने में या पढ़ने में ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो चलिए अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वैसे कहने को तो भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषता नंबर 1, हमारे भारतीय संविधान को लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान कहा गया है। क्या कहा गया है? लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। तो ये क्या है भाई? ये है हमारे भारतीय संविधान की विशेषता कि हमारा भारतीय संविधान लिखित है, मतलब संविधान के बारे में जो भी प्रावधान है उसे एक किताब में बेहतरीन ढंग से लिख दिया गया है। और व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। मतलब हमारा भारतीय संविधान जो है ना, इसके बारे में लिखा गया। अगर आप पूरा भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी नामक बुक आती है, उसको देख करके आप पूरा संविधान पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है, और ये इसकी विशेषता है। व्यापक है, व्यापक मतलब बड़ा है। दुनिया के जितने भी संविधान बनाए गए हैं, दुनिया में जितने भी संविधान बनाए गए हैं, सभी देशों के संविधान में सबसे बड़ा संविधान अगर किसी देश का है तो वो भारत देश का है। मतलब भारत देश अपने आप में गौरव प्राप्त किया हुआ है इस बात के लिए कि उसका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े प्रावधान होंगे उसमें अधिक से अधिक बातों को लिखा गया होगा। तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। अब सबसे बड़ा कैसे हम मानते हैं? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। सोचिए, जब हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था उसी समय हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद जब बनकर के तैयार हुआ था तभी। तो आप कह सकते हैं कि नहीं कि ये भारतीय संविधान बड़ा है भाई। 395 अनुच्छेद, अगर आपको बोल दिया जाए कि 395 अनुच्छेद एक दिन में पढ़ के दिखाए, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। मतलब भारतीय संविधान इतना बड़ा है। 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़ या घट गई है। जैसे अगर हम देखें, भाग की संख्या 25 हो गई है। कितने हो गए हैं? 25 भाग। लेकिन ये कोई नया एक्स्ट्रा भाग नहीं जोड़ा गया। जैसे 22 भाग था ना, उसी में का, खा, गा करके ऐसे जोड़ दिया गया है, तो इसकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 25 हो गई। कितनी हो गई? 25। और अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। कितनी हो गई है? 12। और ऐसे ही हमारा जो अनुच्छेद है ये भी बढ़ करके लगभग 460 प्लस हो गया है। मतलब ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, अभी और भी आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान कितना बड़ा है भाई साहब। 25 भाग है, 12 अनुसूची है, 460 प्लस अनुच्छेद है। मतलब बड़े के नाम पर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर अमेरिका का संविधान देखें उसमें कितने कम आर्टिकल हैं, लेकिन भारतीय संविधान में देख रहे हैं लगभग 460 के करीब में आर्टिकल पहुंच गए, और ये आर्टिकल की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? भारतीय संविधान लिखित है और सबसे बड़ा है।
अब लिखित कौन सी विशेषता है? अब सोचिए, जैसे लड़का लड़की भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद जाते हैं मंदिर वंदिर में, शादी कर लेंगे चुपचाप। उसके बाद लड़का अगर खतरनाक निकला तो लड़की को भगा देगा या बेच बाज देता है। लेकिन वहीं पर अगर वो लिखित रूप में विवाह कर दें, जिसे कोर्ट मैरिज कहते हैं, लिखित रूप में अगर विवाह करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखित चीज़ें अच्छी होती हैं। और जो बिना लिखा है, ऐसे कोई आपसे वादा किया कि हम आपको ये देंगे और नहीं दिया तो आप क्या कहोगे? स्टाम्प पेपर ला के दिखाओ? नहीं। लेकिन अगर आपने स्टाम्प पेपर पर लिखा लिया कि ये मुझे चाहिए और नहीं दिया, तब आप उसे कोर्ट में खींच सकते हैं। तो लिखित चीज होना एक विशेषता है, और जो कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। समझ गए ना? तो लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि ये लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। अब चलिए हम इसकी दूसरी विशेषता को समझते हैं। संविधान की दूसरी विशेषता, तो संविधान की दूसरी विशेषता क्या है? इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। हमारे भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है, ये कहती है कि भारतीय संविधान में जो लोग हैं, नागरिक हैं, इनके पास शक्तियां हैं। इसे कहते हैं लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? हमारा भारतीय संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। लोक का मतलब होता है जनता और प्रभुता का मतलब होता है शक्ति। मतलब भारतीय संविधान में जो शक्ति है वो जनता को दी गई। किसको दी गई है? जनता। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र अपनाया गया है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, कोई नौकर नहीं होता, हर व्यक्ति एक समान होते हैं। जनता के पास एक बार ऐसा समय आता है कि उसे अपने प्रतिनिधि को चुनने का मौका मिलता है। मतलब अगर कोई सरकार बनती है तो बताइए कहाँ से बनती है? कौन बनाता है? क्या कोई व्यक्ति अकेले आकर के प्रधानमंत्री बन जाता है? नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए उसे जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है और अपने अच्छे कामों को बताना पड़ता है और अच्छे काम करना पड़ता है। तब जाकर के जनता उसे चुनती है और तब वो जाकर के सरकार में जाता है। मतलब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो सरकारें हैं ये लोक प्रभुता पर आधारित है। मतलब यहाँ पर जनता को शक्ति दी गई है। अगर जनता शक्तिशाली नहीं होती तो एक व्यक्ति ही शक्तिशाली हो जाता, प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो जाता, तब ये लोकतंत्र कहाँ हो जाता? लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ के जो मुख्य होते हैं, देश के जो मुखिया होते हैं, उनको जनता द्वारा चुना जाए। अब आप लोग बताइए, देश के प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो जनता उसमें भाग लेती है कि नहीं? बिल्कुल भाग लेती है। जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तब भी जनता भाग लेती है। मतलब चाहे सांसदों को चुनना हो, चाहे विधायकों को चुनना हो, यहाँ तक कि प्रधान को भी चुनना होता है तो जनता ही उसमें भाग लेती है, जनता ही उसका चुनाव करती है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी राजा या भिखारी नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पर बैठे हुए आदमी पर कमेंट कर सकता है। तो ये लोकतंत्र की पावर होती है। लेकिन आजकल लोकतंत्र नहीं, नोटतंत्र हो जा रहा है, सब पैसा देकर के वोट खरीद रहे हैं। लेकिन समझदार व्यक्तियों को इतना समझना चाहिए कि अगर आदमी पहले से पैसा ले रहा है तो आप सोचिए क्या बाद में वो आपका काम करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए आप अपनी लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखें, क्योंकि आप देश का नेता चुनते हैं, अपना जीजा नहीं चुनते हैं। जाति देख करके कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। तो लोकतंत्र का मतलब होता है एक बार हमारे पास शक्ति होती है, 5 साल में हम एक बार सरकार बनाते हैं। अगर 5 साल में एक बार सरकार बनाने पर हमारे अंगूठे पर दाग लगता है और दाग लगने से सरकार अच्छी बनती है, इसका मतलब दाग अच्छे हैं। तो लोकतंत्र को अच्छे से बना कर रखिए ना। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? जनता पावरफुल है। कौन पावरफुल है? जनता। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। मतलब अगर जनता सरकार बना सकती है तो जनता सरकार गिरा भी सकती है। लोक प्रभुता पर आधारित संविधान इसे ही कहते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है। अब चलिए हम इसकी तीसरी विशेषता को देखते हैं। देखिए तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता। अनम्यता पर आधारित संविधान। तो नम्यता का मतलब क्या होता है और अनम्यता का मतलब क्या होता है? नम्यता का मतलब लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। मतलब हम इसे ये भी कह सकते हैं कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। मतलब हमारा भारतीय संविधान जो है ना, ये कहीं कहीं पर एकदम नरम है और कहीं कहीं पर एकदम कठिन है। इसे हम कह सकते हैं नम्यता एवं अनम्यता पर आधारित संविधान। आप सुने होंगे कहते हैं वो बहुत नरम गरम मिजाज के हैं। नरम गरम मतलब समझते हैं? कभी वो आदमी एकदम खुश रहता है, एकदम खुशनुमा,
लेकिन कभी कभार एकदम गुस्सा आ जाता है। तो इसी को कहते हैं नम्यता और अनम्यता। बाकी आप दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, क्या कह सकते हैं इसे हम, कठोर एवं लचीलेपन का, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, समन्वय। तो कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय मतलब होता है कि देखिए हमारा भारतीय संविधान कहीं कहीं पर एकदम नरम हो जाता है, एकदम सामान्य सा हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर एकदम कठोर हो जाता है। तो इसका संबंध किस चीज से, नम्यता और अनम्यता या कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय का संबंध किस चीज से? देखिए हमारे भारतीय संविधान में जब संशोधन करना होता है ना, तो कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जिसे रूलिंग पार्टी आराम से कर लेती है। रूलिंग पार्टी का मतलब जो उस समय शासन कर रही होती है। मैं आपको रूलिंग पार्टी के बारे में बता दे रहा हूं कि रूलिंग पार्टी किसे कहेंगे। जैसे देखिए पूरे देश में कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होता है संसद। कौन होता है? संसद भवन। तो संसद भवन पूरे देश में क्या करता है? कानून बनाता है। लेकिन अगर किसी एक राज्य में कानून बनाना है तो क्या संसद भवन ही बनाएगा? नहीं। अगर किसी एक स्पेशल राज्य में कानून बनाना है तो उस राज्य का विधानमंडल बनाता है। कौन बनाता है? विधानमंडल। लेकिन हम तो देश लेवल का पढ़ रहे हैं, पूरे देश में कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में कानून कौन बनाता है? संसद भवन। और एक राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में कानून बनाना है तो क्या संसद भवन बनाएगा? नहीं। तब बनाएगा विधानमंडल। जैसे पंजाब में बनाना है तो पंजाब का विधानमंडल बनाएगा। लेकिन पूरे देश के लिए कानून अगर बनाना रहेगा एक साथ, तब कौन बनाएगा? तब बनाएगा संसद भवन। और इस संसद भवन में जो आदमी रहते हैं उन्हें हम कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। और जो विधानमंडल में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। अब देखिए संसद भवन के दो कमरे होते हैं, एक को कहा जाता है लोकसभा, एक को कहा जाता है राज्यसभा। विधानमंडल के भी ऐसे दो कमरे होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि अगर पूरे देश भर में कानून बनाने की बात आती है तो संसद कानून बनाता है, लेकिन अगर किसी एक स्पेशल राज्य में ही कानून बनाना है तो वहां की विधानमंडल कानून बनाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि रूलिंग पार्टी क्या होती है, अपोजिशन पार्टी क्या होती है। देखिए जब भी चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ नहीं होता है। लोकसभा का कभी होता है, राज्यसभा का कभी होता है। और जो सरकार बनती है वो राज्यसभा से नहीं बनती है बल्कि वो लोकसभा से ही बनती है। तो राज्य सरकार के बारे में पहले आपको बता दे रहा हूं, फिर लोकसभा के बारे में। देखिए राज्य सरकार क्या होती है। राज्य सरकार में जो सांसद होते हैं उनकी संख्या होती है 245। कितनी होती है? 245। लोकसभा में 545। कितनी होती है? 545। तो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनको कैसे चुना जाता है? तो इनको चुनने का अलग तरीका होता है। इनको जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, इनडायरेक्ट चुना जाता है, क्योंकि राज्यसभा से कोई सरकार नहीं बनती है, लेकिन लोकसभा से तो सरकार बनती है। इसका मतलब है कि लोकसभा में जितने भी सांसदों को चुना जाएगा सबको एक साथ चुना जाएगा और एक साथ निकाला जाएगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में कुछ लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। जैसे आपने मेला देखा होगा, मेले में कुछ लोग आए सामान लिए गए, कुछ लोग आए सामान लिए गए। लेकिन कहीं पर आप न्योता खा रहे हैं और वो भी बैठा के खिला रहे हैं एकदम बढ़िया लाइन में, तो क्या करते हैं? एक साथ बैठाएंगे, फिर जयकारा होगा, खाएंगे, एक साथ फिर जयकारा बोलेंगे, फिर उठेंगे। तो राज्यसभा का मतलब है आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। और लोकसभा का मतलब आओ बैठो खाओ एक साथ जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए लोकसभा के सांसदों का जब चुनाव होता है तब एक साथ 545 का हो जाता है, और राज्यसभा के 245 का एक साथ नहीं होता है। इनका चुनाव धीरे धीरे होता है। प्रत्येक 1/3 2 वर्षों में इनका इलेक्शन हो जाता है। हर 2 वर्ष में इनका इलेक्शन हो जाता है। तो एक सांसद का जो कार्यकाल हो जाता है वो 6 वर्ष का हो जाता है, क्योंकि 3 बार जोड़ेंगे तो 6 वर्ष हो गया। लेकिन राज्यसभा जो लोकसभा है, लोकसभा में एक व्यक्ति अगर कोई जीता तो 5 साल बाद उसे हटा दिया। उससे ही नहीं, सबके सब एक साथ हटाए जाते हैं। तो लोकसभा में जो भी चुनाव होता है ये 5 साल के लिए होता है, एक साथ सबका चुनाव होता है। तो जैसे अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो जितने भी 545 मेंबर हैं लोकसभा के, इन सब का एक साथ चुनाव होता है।
लेकिन राज्यसभा में क्या ऐसा होगा? नहीं, राज्यसभा में कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ आए कुछ गए। आप सोचिए, जब पुराने समय में आप न्योता खाने जाते थे तो एक पंगत में बैठा कर खिलाते थे, एक लाइन में सबको एक साथ बैठाते थे, एक साथ खिलाते थे, एक साथ उठा देते थे। लोकसभा इसे ही कहेंगे। और राज्यसभा क्या है? बफर सिस्टम, आते रहो, खाते रहो, जाते रहो, तो इसमें पता नहीं चलता है कौन आया कौन गया। लेकिन लोकसभा में भाई साहब तीसरी पारी उठ गई है, चौथी पारी उठ गई, ऐसे पता रहता है कि नहीं? तो अगर लोकसभा जैसे बोला जाए 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं, ऐसे होता है। लेकिन राज्यसभा में आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं होता है। तो जो सरकार बनती है वो लोकसभा से बनती है। कहां से बनती है? लोकसभा से बनती है। राज्यसभा से सरकार नहीं बनती। और लोकसभा में 545 से आधा से अधिक मतलब 273 जिस भी पार्टी के पास आ गए, 273 सांसद जिस भी पार्टी के पास आ जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? वो लोग जीत जाते हैं और उसी को कहते हैं रूलिंग पार्टी। क्या कहते हैं? रूलिंग पार्टी। मतलब ये जीती हुई पार्टी है, यही शासन कर रही, शासन करने वाली पार्टी। तो आप समझ गए होंगे कि शासन करने वाली पार्टी या रूलिंग पार्टी क्या होती है। बाकी मैं आपको संसद, विधानमंडल, इनके बारे में जब आगे पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम विशेषताएं समझ रहे हैं तो ज्यादा फोकस हम इसी चीज पर करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कठोर एवं लचीलेपन का। तो संविधान में जब संशोधन करना होता है तो कौन करती है? रूलिंग पार्टी। लेकिन ये संविधान संशोधन 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का कौन सा होता है? देखिए, अगर संविधान में संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन 3 तरीके का होता है। संशोधन, देखिए आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइए कि सर आप तो पढ़ा रहे थे कठोर एवं लचीलेपन का समन्वयन, फिर ये पढ़ाने लगे। हम इसको इसलिए रिलेट किए, मैंने बताया आपको कठोर एवं लचीलेपन का समन्वयन का मतलब ही होता है संविधान में संशोधन करने से। इसका मतलब किससे है? इसका संबंध है संविधान में संशोधन करने से। और संविधान में संशोधन कौन करता है? रूलिंग पार्टी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रूलिंग पार्टी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि संशोधन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सामान्य संशोधन, सामान्य संशोधन, एक होता है विशेष संशोधन, और एक होता है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य। विशेष प्लस हम 15 राज्य अगर लिखना, आधे से अधिक राज्य लिख दे रहे हैं, आधा से अधिक राज्य। तो संशोधन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है सामान्य संशोधन, एक होता है विशेष, एक होता है विशेष प्लस आधे से अधिक। अब देखिए सामान्य संशोधन कैसे होगा। सामान्य संशोधन करने के लिए केवल रूलिंग पार्टी ही जिम्मेदार है। मतलब सामान्य संशोधन 1/2 से होता है, विशेष संशोधन 2/3 से होता है, और विशेष प्लस आधा से अधिक मतलब 2/3 प्लस आधा से अधिक राज्य। अब देखिए सरकार बनाने के लिए हमें कितने सांसद की जरूरत है? 545 सांसद की, 273, तो 273। और सामान्य संशोधन करने के लिए भी हमें 1/2 यानी 273। अब आप लोग खुद सोचिए कि 273 तो रूलिंग पार्टी के पास ही होगा। जैसे बीजेपी पार्टी शासन कर रही है तो बीजेपी के पास तो खुद 273 होगा, उसे किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है कि आइए संशोधन कर रहे हैं। लेकिन जब कोई विशेष वाला संशोधन होगा तब अन्य पार्टियों की भी जरूरत पड़ती है, तब बुलाया जाता है। तो 2/3 का मतलब जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी या जो गठबंधन बनाए हैं उनके साथ भी मिलकर के संशोधन करना पड़ता है। तो यहाँ पर 273 है तो यहाँ पर लगभग 303, 304 ऐसे हो जाएगा। तो आप सोचिए सामान्य संशोधन जो रूलिंग पार्टी है वही कर सकती है कि नहीं? जैसे बीजेपी पार्टी है तो ये संविधान में संशोधन आराम से कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि खुद बीजेपी के पास 273 है। 273 नहीं, बीजेपी की तो प्रचंड बहुमत में सरकार है, इसके पास 273 से ज्यादा, लगभग कुछ 303 इसके हैं। तो 273 तो इसके होते ही होते हैं। तो रूलिंग पार्टी सामान्य संशोधन आराम से कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अगर 273 होगी नहीं तो सरकार ही नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो संशोधन कैसे करेगा? अगला देखिए विशेष का मतलब क्या है। विशेष का मतलब रूलिंग पार्टी भी होगी, साथ साथ में अपोजिशन पार्टी भी होगी। अपोजिशन का मतलब जैसे 545 मेंबर जीत करके आएंगे लोकसभा में, तो क्या 545 सब के सब रूलिंग पार्टी मतलब क्या बीजेपी की ही होंगे? और भी पार्टियों के होंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, ऐसे होंगे कि नहीं? तो 273 जो अकेले हैं ये केवल बीजेपी के हैं, लेकिन जो और हैं ये तो अन्य पार्टियों के हैं। तो जब संविधान में संशोधन करना होगा तो अपोजिशन पार्टी को भी बुलाया जाता है कि आइए हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं। और विशेष क्या होता है? तो विशेष का मतलब यही हो जाएगा। और आधा से अधिक राज्य का मतलब जब बहुत खतरनाक वाला संशोधन होने वाला होगा ना, तो जितने राज्य हैं, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से 14 आधे हो गए और 14 से एक अधिक 15 राज्य,
तो इन 15 राज्यों की भी अनुमति की जरूरत होती है। जब बहुत खतरनाक वाला संशोधन करना पड़ता है तो किसकी जरूरत, 2/3 की जरूरत होगी संसद भवन में, और आधे से अधिक राज्यों की भी जरूरत होगी, मतलब 15 राज्यों की जरूरत होगी, तब जाकर के यह संविधान संशोधन होता है। तो आप समझ गए होंगे संविधान संशोधन कितने तरीके का होता है, 3, सामान्य, विशेष, विशेष प्लस आधा से अधिक राज्य। अब आप देखिए, मैं आपको और इसको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप कभी पार्टी करने गए होंगे, चलिए आज पार्टी करते हैं, तो पार्टी भी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी पार्टी, जैसे मैं बोलूं कि आज मेरा बर्थडे है बच्चों, आज मैं आपको पार्टी दूंगा और पार्टी के नाम पर मैं आपको चवन्नी वाली टॉफी खिला दूंगा, तो ये हो गई पार्टी। पार्टी है कि नहीं भाई, पार्टी तो पार्टी, चाहे जैसी पार्टी हो, तो ये बहुत ही सामान्य सी पार्टी है। लेकिन मैंने कहा बच्चों आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपको पार्टी दूंगा, और पार्टी के नाम पर बढ़िया हमारे यहाँ सुकुल समोसा वाले बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके यहाँ से गरम गरम समोसा और एकदम जबरदस्त वाली चटनी ला करके आपको 2-2 समोसा और चटनी दे दूंगा। आप कहोगे हाँ ये थोड़ा अच्छा लगा, तो टॉफी वाले से अच्छा क्या होगा, समोसा वाली पार्टी। इसके बाद लेकिन मैं बोलूं नहीं बच्चों आज हम पार्टी करेंगे, लेकिन पार्टी इतनी जबरदस्त होगी कि आप झूम उठेंगे। पार्टी में आपके लिए समोसा होगा, मिठाई होगी, छोले होंगे, भटूरे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, डीजे भी होगा, आप डांस करेंगे, एकदम फुल एंजॉय करेंगे। तो इसे कहेंगे विशेष प्लस आधा से अधिक राज्य। अब आप बताइए ज्यादा खर्चा किस में आएगा, टॉफी वाले में आएगा कि समोसा या चटनी वाले में आएगा, कि जिसमें छोला भटूरा डीजे सीजे सब कुछ है उसमें आएगा। तो सबसे ज्यादा खतरनाक ये वाला होगा, इसमें ज्यादा पैसा खर्चा होगा, इस वाले में थोड़ा ज्यादा पैसा, और इस वाले में कुछ नहीं, चवन्नी वाली टाफी ला करके आपको बांट देंगे, ये हो जाएगी। तो जिस तरीके से पार्टी 3 तरीके की होती है, उसी तरीके से संविधान में संशोधन भी 3 तरीके का होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको संविधान की अगली विशेषता बताता हूं। तो चलिए अब हम इसकी अगली विशेषता को समझते हैं। अगली विशेषता क्या होगी, अभी तो ये बोर्ड भर गया है तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। और हाँ एक विशेष बात, आप लोगों को अगर इसे नोट करना है अच्छे से तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो कि अच्छे ढंग से लिखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपको लिखा नहीं सकता हूँ। तो अगर आपको इसका रिटन पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं संविधान की अगली विशेषता। तो विशेषता नंबर 4, अगली विशेषता क्या है, हमारे संविधान की अगली विशेषता है कि इसमें कुछ आंतरिक चीजों को लिया गया, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का समन्वयन। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का समन्वयन मतलब हमने इसमें कुछ अंदर से चीजों को लिया है, कुछ बाहर से चीजों को। आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर, बाह्य का मतलब बाहर। तो हमारे भारतीय संविधान की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ इस भारतीय संविधान में कुछ चीजों को हमारे देश के संविधान से ही इंक्लूड किया गया है और कुछ चीजों को विदेशों से भी लिया गया है। तो हम इसे कहते हैं आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का समन्वय। अब देखते हैं कि आंतरिक स्रोत क्या होगा। देखिए आंतरिक स्रोत में हम मानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, जब हमारे यहाँ अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, बहुत सारा ऐसे ही कानून बनाया था। उन सभी कानूनों में एक कानून ये भी है भारत शासन अधिनियम 1935, और ये जो कानून बनाया गया था ये भारत देश में ही लागू था, भारत में ही चल रहा था। तो हमने इस भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीजों को लिया है, क्योंकि ये हमारे देश में ही चल रहा था, इसीलिए हम इसे आंतरिक स्रोत के रूप में मानते हैं। भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीजों को लिया गया था, क्योंकि जब भारत शासन अधिनियम बना था तो इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूची और 3 सूची, इतनी सारी चीजें इसमें भी थी। और इसी में से हमने बहुत सारी चीजों को अपने भारतीय संविधान में इंक्लूड किया। जब हमारा देश आजाद होता है तो जब देश आजाद होने के बाद भारतीय संविधान बनता है, भारत के लिए एक संविधान बनता है, तो उस संविधान में इन 321 धाराओं में से, 10 अनुसूचियों में से और 3 अनुसूचियों में से हमने
बहुत सारी चीजों के लिया, मतलब अधिकांश चीजों को तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिया। इसलिए जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपको तुरंत बता देना है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 के कंप्लीट वीडियो को पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उसे भी नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को हम क्या कहते हैं? संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, या इसे हम कह सकते हैं संविधान का ब्लूप्रिंट। क्या कह सकते हैं? ब्लूप्रिंट। अब हम इसे ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं भाई? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि इसकी कार्बन कॉपी कर दी गई। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में जिन जिन चीजों को लिखा गया था ना, वैसे ही हूबहू हमने उठा करके भारतीय संविधान में रख दिया, मतलब जैसा उसमें था वैसा ही उठा करके रख दिया, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लूप्रिंट। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, तो आप तुरंत आंसर करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को कहते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं कार्बन कॉपी। क्या कहते हैं? संविधान की कार्बन कॉपी। मतलब जैसा संविधान में लिखा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखा गया था, हूबहू वैसा ही भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा करके भारतीय संविधान में लिख दिया गया, इसीलिए इसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, कार्बन कॉपी, या कभी कभी इसे मील का पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मील का पत्थर। अब आप सोचिए, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था, ये किस देश के लिए बना था? भारत देश के लिए बना था। भले ही अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, लेकिन ये भारत शासन अधिनियम किसके लिए लागू था? भारतीयों के लिए लागू था। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं आंतरिक स्रोत। क्या कह सकते हैं? आंतरिक स्रोत। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में से बहुत सारी चीजों, लगभग अगर हम कहना चाहें तो 85%, भारतीय संविधान में 85% चीजों को भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे अन्य देशों से भी लिया गया है, तो उसे हम बाह्य स्रोत के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आंतरिक स्रोत क्या है, बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब है जिसे हमने अपने देश के ही नियम या कानून, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, उसे हम कहते हैं आंतरिक। और जिसे हमने विदेशों से लिया है, अन्य देशों से लिया है, उसे कहा जाता है बाह्य स्रोत। अब बाह्य स्रोत में कुल मिलाकर के 10 ऐसे देश हैं जहां से हमने भारतीय संविधान को ग्रहण किया हुआ। इसमें आपका आता है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रसिया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 10 देशों से हमने क्या लिया है? संविधान में बहुत सारी चीजों को लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि बाह्य स्रोत में जो 10 देश मैंने बताया इससे क्या क्या लिया गया है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, अलग से पार्ट बना हुआ है, और उस पार्ट का नाम होगा भारतीय संविधान के स्रोत। तो यहाँ पर मैं नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा संविधान में बहुत सी चीजों को कहाँ से लिया गया है। तो बाह्य स्रोत में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और आयरलैंड। तो इन 10 देशों से भी कुछ चीजों को लिया गया है, उसे हम कहते हैं बाह्य स्रोत। और जो हमारे देश से ही लिया गया है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक स्रोत कहते हैं। लेकिन कुछ संविधान के विशेषज्ञों ने जब देखा तो कहा भाई साहब 10 देशों से तो तुम उधार ही मांग लिया, और इस पर दोष लगाया। कहा कि भारतीय संविधान तो उधार का थैला है। क्या है? उधार का थैला, मतलब सब कुछ मांग मांग के ही तो लाए हो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। भारतीय संविधान में जो भी चीजें विदेशों से लाई गई हैं, वहां से सिर्फ हमने उन चीजों को ग्रहण किया हुआ है जो सबसे अच्छी थी। अगर आप सोचिए कोई बहुत अच्छी चीज आप बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप बड़े बड़े लोगों की आइडिया लेंगे कि नहीं? जो भी सफल होता है आदमी वो क्या करता है? वो बड़े बड़े लोगों को विचार को लेता है। तो अगर हम अपने संविधान को एकदम अच्छा वाला संविधान बनाना चाहते हैं तो हम बड़े बड़े देशों से अच्छी अच्छी चीजों को लेंगे कि नहीं? तो बिल्कुल लेंगे। इसीलिए हमने जो 10 देशों से संविधान लिया है वहां से एकदम बेहतरीन चीजों को लिया है। जैसे अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिया। अब सोचिए मूल अधिकार कितना पावरफुल है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। हमने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया है। तो इस तरीके से हमने अन्य देशों से बहुत सारा चीज लिया हुआ है, वो भी अच्छा लिया हुआ है। तो हम इसे उधार का थैला नहीं करेंगे। ये कुछ संविधान के विशेषज्ञों ने कहा है कि ये उधार का थैला। कुछ लोगों ने तो कहा ये भानुमति का पिटारा है।
भानुमति का पिटारा। तो भाई भानुमति एक महिला थी, वो घूम घूम करके हर जगह मांगती थी, तो इसका नाम भानुमति का पिटारा भी कुछ लोगों ने कह दिया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताता हूँ, ये कभी पेपर में पूछा नहीं जाता। हाँ, ये निश्चित रूप से पूछा जाता है कि संविधान का सबसे बड़ा दस्तावेज क्या है, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अभी जब पिछली बार पेट का एग्जाम हुआ था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का सबसे बड़ा दस्तावेज क्या है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक चीजें 80%, 85% कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है। तो मैंने आज आपको पढ़ा दिया संविधान की विशेषता का पहला पार्ट, और इसके लिए मैं लगभग अभी 2 पार्ट और बनाऊंगा, क्योंकि देखिए संविधान की विशेषता को लिखना नहीं, इसे समझना जरूरी है। बाकी अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक पीडीएफ खुल जाएगा और आप उसको देख करके नोट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।